ब्रेकिंग न्यूज आपको देंगे। पेशावर हाई कोर्ट ने सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल की दरख्वास्त मंजूर कर ली। मखसूस नशिस्तों पर मुंतखब अरकान असम्बली को हलफ उठाने से रोक दिया। उस्मान अली से मजीद जानेंगे। उस्मान, आगाह कीजिएगा इस खबर से मुतालिक। उस्मान से राब्ता करेंगे, आपको बताएं पेशावर हाई कोर्ट ने सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल की दरख्वास्त मंजूर कर ली है। मखसूस नशिस्तों पर मुंतखब अरकान असम्बली को हलफ उठाने से रोक दिया। पेशावर हाई कोर्ट का इलेक्शन कमीशन समेत दीगर फरीकैन को नोटिस जारी। अहम तरीन खबर से आपको आगाह कर रही हैं। पेशावर हाई कोर्ट ने सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल की दरख्वास्त को मंजूर किया है। मखसूस नशिस्तों पर मुंतखब अरकान असम्बली को हलफ उठाने से रोक दिया। पेशावर हाई कोर्ट का इलेक्शन कमीशन समेत दीगर फरीकैन को नोटिस जारी। उस्मान अली से मजीद जानेंगे। उस्मान, आगाह कीजिएगा इस बारे में। जी बिल्कुल, सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल की मखसूस नशिस्तों के लिए दायर दरखास्त पर पेशावर हाई कोर्ट में समाअत हुई है और अदालत ने जो है इस पर फैसला जो है वो जारी कर दिया है। और अदालत ने ये करार दिया है कि कल तक जो है स्पीकर को जो नया अरकान मुंतखब हुए मखसूस नशिस्तों पर खवातीन और अक़लियतों के, तो उससे कल तक हलफ देने का हुक्म दिया है। अदालत ने कहा है कि अटॉर्नी जनरल और जो दीगर फरीकैन थे, जो मखसूस पार्टियां हैं जिनको ये मखसूस नशिस्तें मिली है, तो उनको भी अदालत ने अब कल तक जो है वो नोटिस जारी कर दिया है। अदालत ने कुछ सवालात उठाए हैं कि जिस दरखास्त को पेशावर हाई कोर्ट को सुनने का इख्तियार है, इस पर भी अदालत ने जो अटॉर्नी जनरल है, एडवोकेट जनरल है, उनसे जो है मुआविनत तलब कर दी है कि हमें इन सवालात के भी जवाब दिए जाए कि ये अदालत जो है इस दरखास्त को सुनने का इख्तियार रखती है। दूसरा सवाल जो है वो अदालत ने ये उठाया है कि जो दरखास्त गुजार यहाँ पर आया है, तो क्या उसकी जो जुरिस्डिक्शन ये बनती है कि वो यहाँ पर आए हुए है। अदालत ने जो है जो मखसूस नशिस्तें हैं जिस पर इलेक्शन कमीशन ने जो है नोटिफिकेशन जारी किया ताकि दीगर पार्टियों को जो है दिए जाए, तो उन मखसूस नशिस्तें जिनको दिए गए हैं, जो नए हैं, जिन्होंने अब तक हलफ नहीं उठाया है, तो अदालत ने जो है ये अब हुक्म दिया है कि स्पीकर जो है उनसे कल तक जो है वो हलफ मिले। कल जो है ठीक है उस्मान, तफसीलन आगाह कर रहे थे, बहुत शुक्रिया आपका। कराची में गुज़िश्ता रात कारसाज रोड पर कारपेंटर के कत्ल का मुकदमा बहादुराबाद थाने में दर्ज कर लिया गया। पुलिस ने कत्ल में मुलविस एक मुलजिम को फायरिंग के तबादले के बाद जख्मी हालत में गिरफ्तार करने का दावा किया है। इस हवाले से मजीद बताएंगे हमारे नुमाइंदे अफजल खान। गुज़िश्ता शाम कारसाज स्टेडियम रोड पर डाकुओं ने फायरिंग करके एक कारपेंटर नजीर सुल्तान को कत्ल कर दिया था, जिसके बाद पुलिस ने इस वाक़े का मुकदमा दर्ज कर लिया है। पुलिस हुक्काम का कहना है कि शाहीन फोर्स के जो एहलकार हैं उन्होंने मुलजिमान का पीछा किया, तो मुलजिमान ने पुलिस पर फायरिंग कर दी। फायरिंग के तबादले के बाद पुलिस ने एक मुलजिम अली शेर को जख्मी हालत में गिरफ्तार कर लिया है। इससे पहले भी इस मुकाम पर वारदातें कर चुके हैं। गुज़िश्ता शाम भी जो है इन्होंने वारदात की नीयत से कारपेंटर नजीर सुल्तान को रोका था और उसने जब मुजाहिमत की तो मुलजिमान की जानिब से फायरिंग की गई, जिसके नतीजे में कारपेंटर नजीर सुल्तान जांबक हुआ था। पुलिस का कहना है कि नजीर सुल्तान का आबाई ताल्लुक झंग से था, जबकि कराची में और तेसर टाउन का रिहायशी था। पुलिस हुक्काम का कहना है कि इस वाक़े के अंदर मुलविस दिगर मुलजिमान की गिरफ्तारी के लिए भी पुलिस की जानिब से छापामार कार्रवाइयों का सिलसिला जारी है। पिलडेट ने आम इंतखाबात 2024 से मुतालिक जायजा रिपोर्ट जारी कर दी। जाहिद मशफानी हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे मजीद जानेंगे। जाहिद, रिपोर्ट में क्या लिखा गया? पिलडेट ने 2024 के आम इंतखाबात के बारे में कहा है कि सबसे कम मुनसिफाना स्कोर रिकॉर्ड किया गया और पिलडेट ने आम इंतखाबात के बारे में अपना जायजा रिपोर्ट में कहा है कि कबल अज़ीम पोलिंग मरहले के दौरान इंतखाबात के शेड्यूल में काफी ताखीर और सियासी जबर निगरान हुकूमत की जानिब से गैर जानिबदारी का भुगतान देखने में आया। सूबाई हुकूमतें और रियासी इदारे और खैबर पख्तूनख्वा बलूचिस्तान में अमन अमान की बिगड़ती हुई सूरत हाल का जिक्र भी किया गया और कहा गया कि पोलिंग के दिन मोबाइल फोन इंटरनेट सर्विस की मुअत्तली और न सिर्फ इलेक्शन मैनेजमेंट सिस्टम से समझौता किया बल्कि इंतखाबी अमल में आवाम की शिरकत के लिए भी मुश्किलात पैदा की। और ये भी कहा गया कि पोलिंग मुकम्मल होने के बाद इलेक्शन एक्ट 2017 के सेक्शन 13 में तयशुदा जो ज्यादा आर्जी नताइज के ऐलान में ताखिर के इंतखाबात की साख पर सवालात जन्म लिए गए और फॉर्म 45 और फॉर्म 47 नताइज के बारे में जो फॉर्म है उनके दरमियान बड़े पैमाने पर जो फर्क है इल्जाम के हवाले से, इससे भी साख को नुकसान पहुंचा। और इलेक्शन कमीशन की वेबसाइट पर फॉर्म 45 नताइज से मुतालिक जो 46, 48 और 49 की इशात के बारे में कहा गया कि ताखीर से ये जारी किए गए और ये कि इलेक्शन एक्ट 2017 के सेक्शन 95(10) के खिलाफ वर्जी ने इलेक्शन की साख को मजीद नुकसान पहुंचाया। पिलडेट की रिपोर्ट में कहा गया कि मखसूस नशिस्तों की अलॉटमेंट के हवाले से भी 25 दिनों की जगह ज्यादा दिन ली गए। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका अपडेट करने के लिए।
NA 148 के ज़िमनी इलेक्शन में पीपल्स पार्टी का नून लीग से सीट एडजस्टमेंट का फैसला। पीपी ज़राए का कहना है नून लीग से जल्द राब्ता किया जाएगा। हल्के में सीट एडजस्टमेंट होने पर पीपी की जीत यकीनी है। जहांगीर खान से मजीद जानेंगे। जहांगीर बताएगा इस बारे में। जी बिल्कुल, मुल्तान के हल्का NA और 148 के ज़िमनी इलेक्शन में पीपल्स पार्टी ने नून लीग से सीट एडजस्टमेंट का फैसला कर लिया है, जिसकी पीपल्स पार्टी की क़यादत ने उसूली मंजूरी भी दे दी है। ज़राए का कहना है कि नून लीग से इस हवाले से जल्द राब्ता किया जाएगा और अगर हल्के में सीट एडजस्टमेंट होती है तो पीपल्स पार्टी की जीत यकीनी है, क्योंकि गुज़िश्ता जो इंतखाबात हुए उसमें यूसुफ रजा गिलानी इस हल्के से 104 वोट से कामयाब हुए हैं और अब यूसुफ रजा गिलानी चूंकि सेनेट का इंतखाब लड़ रहे हैं, सेनेटर मुंतखब होने पर वो कौमी असम्बली की नशिस्त से मुस्तफी होंगे और इस नशिस्त पर उनके साहबजादे कासिम गिलानी को पीपल्स पार्टी की जानिब से टिकट जारी किया जाएगा। जी शुक्रिया जहांगीर खान। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में सहाफ़ी असद तूर की FIA तलबी नोटिस और हिरासत किए जाने के खिलाफ दरख्वास्त की समाअत हुई। चीफ जस्टिस आमिर फारूक ने डिप्टी अटॉर्नी जनरल से कहा, अदालत को बताया गया था नोटिस किसी और चीज का जबकि FIR कुछ और है। चीफ जस्टिस ने इस्तफसार किया, दरख्वास्त गुजार का अभी क्या स्टेटस है। वकील FIA ने अदालत को बताया दरख्वास्त गुजार जिस्मानी रिमांड पर है। वकील दरख्वास्त गुजार ने अदालत को बताया मुकदमा पीका एक्ट के तहत दर्ज किया गया मगर नोटिस कुछ और था। जिन चीजों का मुकदमे में बताया गया उन दफात का पीका एक्ट से ताल्लुक ही नहीं। चीफ जस्टिस ने इस्तफसार किया, इंक्वायरी के लिए बुलाकर गिरफ्तार कर लिया, क्या ये कानून के मुताबिक हुआ। अदालत ने असद तूर की गिरफ्तारी पर FIA और वकील दरख्वास्त गुजार से कल दलाइल तलब कर लिए। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने केस की समाअत कल तक के लिए मुलतवी कर दी। हेडलाइंस आपने जानी। 190 मिलियन पाउंड रेफरेंस। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में बानी PTI की जमानत की दरख्वास्त पर समाअत हुई। नोटिस जारी करने की फीस जमा न होने पर नैब को नोटिस वसूल नहीं हुआ। हुसैन अहमद चौधरी हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे मजीद जानेंगे, बताइएगा। जी देखिए, 190 मिलियन पाउंड नैब रेफरेंस में जमानत का ये केस था। बानी PTI के 190 मिलियन पाउंड केस में जमानत की दरखास्त पर समाअत हुई है, जबकि गुज़श्ता समाअत पर जो नैब को जारी हुआ था नोटिस, उसकी फीस जमा ना कराई गई थी, जिसके बाद नैब को जो नोटिस जारी हुआ वो वसूल नहीं हुआ और अदालत ने बानी PTI की दरखास्त से जमानत पर नैब को दोबारा नोटिस जारी करते हुए समाअत आइंदा हफ्ते के लिए मुलतवी कर दी है। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका अपडेट करने के लिए। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी सुप्रीम कोर्ट के बाहर मीडिया से बात कर रहे थे। उनका कहना था कि आज सुप्रीम कोर्ट ने तारीखी फैसला सुनाया है। उन्होंने ये भी कहा कि हमें तफसीली फैसले का इंतजार है, जब तफसीली फैसला आएगा तो वकला से बातचीत की जाएगी। बिलावल भुट्टो ने यह भी कहा कि अदालत ने यह मान लिया कि कायदे आवाम जुल्फिकार अली भुट्टो को फ्री एंड फेयर ट्रायल का हक नहीं दिया गया। अदालत ने वाज़ेह कहा है कि माजी की गलतियों को दुरुस्त करने के लिए फैसला सुना रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के नतीजे में पाकिस्तान का जमहूरी निज़ाम तरक्की कर सकेगा। उन्होंने ये भी कहा कि 44 साल बाद तारीख दुरुस्त होने जा रही है। उससे पहले सुप्रीम कोर्ट ने मुतफिका राय सुनाई थी और जुल्फिकार भुट्टो की फांसी के सदारती रेफरेंस था जिस पर राय सुनाई गई थी और सुप्रीम कोर्ट ने 4 मार्च को सदारती रेफरेंस पर समाअत मुकम्मल की थी और आज अपनी राय सुनाई। 9 रुकनी लार्जर बेंच ने मुतफिका तौर पर अपनी ये राय दी है और कहा गया है कि तारीख में कुछ ऐसे केसेस हैं जो खौफ या फेवर के नतीजे में मुतासिर हुए, जब तक गलतियों को तस्लीम न करें खुद को दुरुस्त नहीं कर सकते। जुल्फिकार भुट्टो की फांसी के खिलाफ सदारती रेफरेंस और सुप्रीम कोर्ट ने अपनी राय देते हुए ये कहा कि सदारती रेफरेंस में 5 सवाल उठाए गए। सवाल ये है कि क्या फेयर ट्रायल हुआ या नहीं। जुल्फिकार भुट्टो को फेयर ट्रायल का मौका नहीं मिला। भुट्टो के ट्रायल में बुनियादी हक पर अमल नहीं किया गया। सुप्रीम कोर्ट तफसीली वजूहात बाद में जारी करेगी। जुल्फिकार भुट्टो को फेयर ट्रायल का मौका नहीं दिया गया और भुट्टो का ट्रायल आइन और कानून के मुताबिक नहीं था, सुप्रीम कोर्ट ने अपनी राय में ये कहा है। जिसके बाद चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी ने भी मीडिया से बात की और उन्होंने कहा कि अदालती फैसले की वजह से पाकिस्तान और जमहूरियत तरक्की कर सकेगी और अदालत पर जो दाग था उससे आम आदमी को इंसाफ के लिए सवालिया निशान था। जिन्होंने कायदे आवाम शहीद जुल्फिकार भुट्टो का मुकदमा लड़ा, उनका शुक्रगुजार हूं और फैसले के बाद उम्मीद है कि हमारा निजाम सही समत पर चलना शुरू हो जाएगा। आपको बता रहे हैं कि एक अहम सदारती रेफरेंस था जिसके ऊपर सुप्रीम कोर्ट की जानिब से समाअत की गई थी और 9 रुकनी लार्जर बेंच था जिसकी जानिब से ये समाअत की गई थी और 4 मार्च को सदारती रेफरेंस पर समाअत मुकम्मल हुई थी और आज चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा की सरबराही में 9 रुकनी लार्जर बेंच कमरा अदालत में मौजूद था जहां पर मुतफिका तौर पर ये राय दी गई थी और चीफ जस्टिस ने ये राय सुनाते हुए आगाज में कहा कि ये मुतफिका तौर पर 9 रुकनी लार्जर बेंच की ये राय है। उन्होंने ये भी कहा कि तारीख में कुछ ऐसे केसेस हैं जो खौफ या फेवर के नतीजे में मुतासिर हुए। राजा मोहसिन इजाज से मजीद तफसीलात देते हैं। राजा मोहसिन, एक अहम राय दी गई एक अहम केस पर, क्या राय थी वो?
जी राजा मोहसिन है कि साबिक वज़ीर-ए-आज़म ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो के ट्रायल में बुनियादी हक पर अमल नहीं किया गया, उनके ट्रायल का मौका नहीं मिला और ये कहा गया सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की जानिब से ये फैसला सुनाया जा रहा था तो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की जानिब से ये कहा गया कि जब तक हम जो माजी की गलतियां हैं उन्हें दुरुस्त ना करें, खुद को दुरुस्त नहीं कर सकते। और इस मौके पर उन्होंने ये भी कहा कि ये खुशी की बात है, खुशी की खबर ये है कि इस मामले पर तमाम जो जजेस हैं उनकी राय है वो मुत्तफिका है। ये सदारती कॉन्फ्रेंस साबिक सदर पाकिस्तान की जानिब से 2011 में सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में भिजवाया गया था जब आसिफ अली जरदारी सदर मुमलिकत थे और अब सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की जानिब से इस मौके पर समाअत करने के बाद ये राय महफूज की गई थी जो आज सुना दी गई है। और इस फैसले के बाद बिलावल भुट्टो ने भी इसको तारीखी फैसला करार दिया है और ये कहा है कि 44 साल के बाद तारीख जो है वो दुरुस्त होने जा रही है। उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के कमरा अदालत नंबर 1 के रोस्टरों पर खड़े होकर ही जो है ये फैसला सुना और कहा कि तमाम जजेस का शुक्रगुजार हूँ, वकला का भी शुक्रगुजार हूँ। और इसके साथ साथ सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की जानिब से ये कहा गया कि इस फैसले की जो तफसीली वजूहात है वो बाद में जारी की जाएगी। हम जजेस पाबंद है कि काम कानून के मुताबिक फैसला करें और तारीख को अपने जो माजी के हकायक को दुरुस्त किए बगैर खुद को दुरुस्त नहीं कर सकते। ये एक अहम केस था पाकिस्तान की तारीख का और 2011 से सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में पेंडिंग था जिस पर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की राय सुनाई गई है और मुत्तफिका तौर पर ये राय मोहसिन इजाज आपसे दोबारा राब्ता करने की कोशिश करेंगे। यहाँ पे अपने नाज़रीन को बताएं कि सुप्रीम कोर्ट ने ज़ुल्फ़िकार भुट्टो की फांसी के खिलाफ सदारती रेफरेंस पर अपनी राय सुनाई है और 9 रुकनी लार्जर बेंच था जिसने मुत्तफिका तौर पर ये राय सुनाई है। चीफ जस्टिस की जानिब से कहा गया कि सुप्रीम कोर्ट की ये राय मुत्तफिका होगी और उन्होंने ये भी कहा कि राय तारीख में कुछ ऐसे केसेस हैं जो खौफ या फेवर के नतीजे में मुतासिर हुए हैं। उन्होंने बाकायदा तौर पर यह कहा है कि भुट्टो का ट्रायल आइन और कानून के मुताबिक नहीं था। ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो को फेयर ट्रायल का मौका नहीं दिया गया। सुप्रीम कोर्ट तफसीली वजूहात बाद में जारी करेगी। राजा मोहसिन एक बार फिर से हमारे साथ मौजूद है। जी राजा मोहसिन, ये साबिक वज़ीर-ए-आज़म ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो सदारती राय जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने अपनी राय है वो सुना दी है, सुनाई है, तमाम जजेस पर मुत्तफिक हैं जिसमें ये कहा गया है कि साबिक वज़ीर-ए-आज़म ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो को फेयर ट्रायल नहीं मिला। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की जानिब से ये भी कहा गया कि अदलिया का काम है कि इंसाफ करना, इंसाफ की फराहमी और तारीख में ऐसे मुतअद्दिद मुकदमा जिनमें दुरुस्त फैसले नहीं हुए जिसमें या तो फेयर या फिर फेवर जो फैक्टर था वो था और हम तारीख को दुरुस्त किए बगैर खुद को दुरुस्त नहीं कर सकते। माजी की गलतियों के खिलाने के बगैर दुरुस्त सिर्फ में भी नहीं जाया जा सकता और इस मामले पर अब तमाम जो जजेस हैं वो उनका ये मुत्तफिका तौर पर फैसला है कि साबिक वज़ीर-ए-आज़म को फेयर ट्रायल का मौका नहीं मिला। इस सिलसिले में सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान जो तफसीली वजूहात हैं वो बात करेगी। मुख्तसर जो कमरा अदालत में सुनाई गई है चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की जानिब से जिस पर तमाम बेंच में शामिल मौजूद जज साहिबान उस पर मुतफिक हैं कि साबिक वज़ीर-ए-आज़म को फेयर ट्रायल का मौका नहीं मिला था। ताहम चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की जानिब से रिमार्क जो फैसला सुनाया जा रहा था तो उसमें ये भी कहा गया कि इसमें जो एक मजहब के हवाले से जो मामला था उस हवाले से जो है अदालत को मुआवजत नहीं मिल सकी और बाकी सवाल 5 ऐसे सवाल थे जो इस रेफरेंस में उठाए गए थे सदर मुमलिकत की जानिब से। जब ये रेफरेंस आर्टिकल 1 के तहत सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान को भिजवाया गया था 2011 में तो उस पर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने अपनी मुख्तसर राय कमरा अदालत में सुना दी है। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की जानिब ने ये कहा गया है कि जब तक गलतियां तस्लीम ना करें खुद को दुरुस्त नहीं कर सकते और गलतियां ठीक किए बगैर दुरुस्त सिमत में भी नहीं जाया जा सकता। और माजी में कई ऐसे फैसले मौजूद हैं जो जिनके हवाले से फेयर फैक्टर या फेवर फैक्टर इन्वॉल्व है। इसके साथ राजा मोहसिन इजाज इस हवाले से हमें आगाह कर रहे थे और सुप्रीम कोर्ट की जानिब से इस अहम केस पर अपनी राय सुना दी गई है और तफसीली राय बाद में दी जाएगी सुप्रीम कोर्ट की जानिब से कहा गया है। और सुप्रीम कोर्ट ने अपनी राय में कहा है कि भुट्टो का ट्रायल आइन और कानून के मुताबिक नहीं था। ज़ुल्फ़िकार भुट्टो को फेयर ट्रायल का मौका नहीं दिया गया। सुप्रीम कोर्ट तफसीली वजूहात बाद में जारी करेगी और भुट्टो के ट्रायल में बुनियादी हक पर अमल नहीं किया गया। ज़ुल्फ़िकार भुट्टो को फेयर ट्रायल का मौका नहीं मिला। चीफ जस्टिस की जानिब से कहा गया। उन्होंने ये भी कहा कि सदारती रेफरेंस में 5 सवाल उठाए गए,
सवाल ये है कि क्या फेयर ट्रायल हुआ था या नहीं। जैसे ही सुप्रीम कोर्ट की जानिब से अपनी ये राय दी गई, उसके बाद चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी सुप्रीम कोर्ट के बाहर आए। उन्होंने मीडिया से बात की। उन्होंने कहा कि आज सुप्रीम कोर्ट ने ये तारीखी फैसला सुना दिया है, हमें तफसीली फैसले का इंतजार है और जब तफसीली फैसला आएगा तो वो वकला से बात करेंगे। अदालत ने ये मान लिया कि कायदे अवाम जुल्फिकार भुट्टो को फ्री एंड फेयर ट्रायल का हक नहीं दिया गया। और सोशल मीडिया पर एक्स की बंदिश का मामला, सिंध हाई कोर्ट ने तौहीन अदालत की दरख्वास्त पर तहरीरी हुक्मनामा जारी कर दिया है। अदालत ने चेयरमैन पीटीए को तौहीन अदालत की दरख्वास्त पर नोटिस जारी कर दिए। अदालत ने कहा कि एक्स की बंदिश पर माकूल जवाब पेश नहीं किया तो तौहीन अदालत की कार्रवाई होगी। ऐसा करके चेयरमैन पीटीए तौहीन अदालत की कार्रवाई के लिए खुद को पेश कर रहे हैं। अदालत ने एक्स की बहाली से मुतालिक जारी हुक्म इम्तना में तौसीह कर दी है। 10 फरवरी को कराची के इलाके फिरोजाबाद में 5 करोड़ रुपए के मोबाइल फोन्स लूटने का वाकया। सीटीडी ने इंतहाई मतलूब गिरोह के 3 कारिंदों को गिरफ्तार कर लिया है। गिरफ्तार मुल्जिमान में दानिश शहजाद, असद शहजाद और राशिद अहमद शामिल हैं। इंचार्ज सीटीडी का कहना है कि 10 फरवरी को कुरियर कंपनी मोबाइल मार्केट से मोबाइल लेकर निकली। मोटरसाइकिल और रिक्शे और सुजुकी पर सवार 11 मुसल्लह मुल्जिमान ने ड्राइवर को यरगमाल बनाया और 5 करोड़ रुपए के मोबाइल फोन्स लूटकर फरार हो गए। वारदात में इस्तेमाल सुजुकी और रिक्शा बरामद कर लिया गया है। लूटे गए कुछ मोबाइल फोन्स और असलहा बरामद हुआ है। दीगर मुल्जिमान के गिरफ्तारी के लिए छापे मारे जा रहे हैं। और सिंध हाई कोर्ट में एलानिया और गैर एलानिया लोड शेडिंग के खिलाफ शहरियों की दरख्वास्त पर समाअत हुई कि इलेक्ट्रिक ने पटेल पाड़ा में गैर एलानिया लोड शेडिंग खत्म करने के लिए मोहलत तलब कर ली है। तफसीलात क्या है जानेंगे असगर उमर से। जी असगर बताइएगा। में लोड शेडिंग और गैर एलानिया लोड शेडिंग का सिलसिला बहुत सीरियस है। आज सिंध हाई कोर्ट में इस सिलसिले में एक दरखास्त हुई। दरखास्त गुजार का कहना था कि उनका इलाका 79% अदायगी करता था, लेकिन उनकी पीएमटी को काटकर दूसरे फीडर में दाखिल कर दिया गया ताकि इसे नादहिंदा करार दिया जा सके। उसके बाद से उनकी जिंदगी अजीरन हो गई है, जबकि डिप्टी अटॉर्नी जनरल की जानिब से भी उनके मौक़िफ़ की तायद की गई और कुरान की एक आयत पढ़कर बताया गया कि किसी एक के जुर्म की सज़ा किसी दूसरे को नहीं दी जा सकती। इसलिए ये कि इलेक्ट्रिक की ये सज़ा कैसे दे सकती है, जो शहरी रकम बिल अदा कर रहे हैं उनको ये सज़ा कैसे दी जा सकती है। लेकिन के इलेक्ट्रिक के वकील का कहना था कि मुतअद्दिद अदालतें इसको जायज़ करार दे चुकी हैं लोड शेडिंग को, और इसके साथ साथ उनका ये कहना था कि ये हुकूमती पॉलिसी है कि जो नादहिंदगान है उनके खिलाफ ये कार्रवाई की जाए। अदालत ने उनसे ये भी पूछा कि ये डिस्ट्रीब्यूशन पॉलिसी के इलेक्ट्रिक की है या हुकूमत की, तो सरकार के इलेक्ट्रिक के वकील का कहना था ये हुकूमत की पॉलिसी है। लेकिन इस दरखास्त गुजार के इलाके के बारे में उन्होंने कहा कि हम 15 दिन में टेक्निकल रिपोर्ट लेकर बताएंगे कि ये गैर एलानिया लोड शेडिंग के खात्मे के लिए के इलेक्ट्रिक क्या कर सकती है। अदालत ने उन्हें 15 दिन की मोहलत देते हुए समाअत मुलतवी कर दी। बहुत शुक्रिया असगर उमर तफसीलात के लिए। और पंजाब काबीना की तकरीब हलफबरदारी आज होगी, इसमें कौन कौन शामिल होगा उल्फत मुगल से जानेंगे। उल्फत बताएगा पंजाब काबीना में कौन कौन शामिल हो सकता है। जी, पंजाब काबीना के आज 25 अरकान पर मुश्तमिल जो गुजरा है वो आज 4 बजे गवर्नर हाउस में हलफ उठाएंगे और हलफ उठाने वालों में मुमकिन तौर पर मरियम औरंगजेब का नाम शामिल है, उज़मा जाहिद बुखारी, ज़किया शाहनवाज, ख्वाजा सलमान रफीक, ख्वाजा इमरान नज़ीर और दीगर शामिल हैं। और आज ये मुलाकात 4 बजे होगी। इसके अलावा कुछ मुशीर जो मरियम नवाज शरीफ के हैं वो भी हल्फ उठाएंगे और उसके बाद कुछ मामलीन खसूसी मरियम नवाज शरीफ जो है वो अपने साथ तैनात करेंगी। तो ये 25 रुकनी काबीना होगी जो आज मुकम्मल की जाएगी। जी बहुत शुक्रिया उल्फत मुगल तफसीलात के लिए। शेरपाव पुल पर हंगामा आरई का केस है। एटीसी लाहौर ने मुसर्रत जमशेद और जमशेद इकबाल चीमा की अबूरी जमानत में 16 मार्च तक तौसीह कर दी। अदालत ने आइंदा समाअत पर तफ्तीशी रिपोर्ट भी तलब कर ली है। रिंग रोड एक्सटेंशन केस, एंटी करप्शन अदालत ने परवेज इलाही की अहलिया कैसरा इलाही, बेटे रासिक इलाही और बहू की अबूरी जमानत में 16 मार्च तक तौसीह कर दी है। अदालत ने मुल्जिमान को शामिल तफ्तीश होने की हिदायत भी की है। आपको बता रहे हैं कि लाहौर हाई कोर्ट में परवेज इलाही को किसी भी मुकदमे में गिरफ्तार न करने के हुक्म पर अमल दरामद की दरख्वास्त पर अदालत ने फैसला महफूज कर लिया है। तफसीलात क्या है जानेंगे आबिद खान से। जी आबिद।
جی آج لاہور ہائی کورٹ میں چودھری پرویز الہی کو کسی بھی مقدمے میں گرفتار نہ کرنے کے عدالتی حکم پر عمل درآمد کے لیے درخواست پر سماعت ہوئی اور عدالت نے وکلا کے دلائل مکمل ہونے کے بعد اپنا فیصلہ محفوظ کر لیا ہے۔ عدالت نے آج چودھری پرویز الہی کے وکیل سے جو ہے وہ یہ استفسار کیا کہ مناسب ہے کہ آپ نئی درخواست دائر کریں۔ اس درخواست کا مقصد پورا ہو چکا ہے، تاہم ان کے وکیل نے استدعا کی کہ مزید کچھ دستاویزات ہیں جو وہ جمع کروانا چاہتے ہیں، تاہم عدالت نے وکلا کے دلائل مکمل ہونے کے بعد فیصلہ محفوظ کر لیا ہے۔ درخواست گزار کی جانب سے بتایا گیا کہ سیاسی بنیادوں پر کیسز بنا کر انتقام کا نشانہ بنایا جا رہا ہے، ایک مقدمے میں رہائی کے بعد دوسرے مقدمے میں گرفتار کر لیا جاتا ہے۔ ہائی کورٹ نے حکم دیا تھا کہ پرویز الہی کو کسی بھی مقدمے میں گرفتار نہ کیا جائے، مگر اس کے باوجود انہیں گرفتار کر لیا جاتا ہے، اس لیے عدالت اپنے حکم پر عمل درآمد کے احکامات جاری کرے۔ اب عدالت نے اس درخواست پر اپنا فیصلہ محفوظ کر لیا ہے۔ جی بہت شکریہ عابد خان تفصیلات کے لیے۔ ایون فیلڈ ریفرنس احتساب عدالت میں حسین اور حسن نواز کے وارنٹ گرفتاری معطل کرنے کی درخواست پر سماعت ہوئی۔ تفصیلات جانیں گے جہانگیر اسلم سے، بتائے گا جہانگیر۔ جی بالکل، احتساب عدالت میں ایون فیلڈ ریفرنس میں حسن نواز اور حسین نواز کے وارنٹ گرفتاری معطل کرنے کی درخواستوں پر سماعت ہوئی ہے۔ 12 مارچ کو حسن نواز اور حسین نواز نے پاکستان آنا ہے۔ جو نواز شریف کے وکیل ہیں انہوں نے عدالت کو بتایا کہ جی جو ہے درخواستوں پر کل کے لیے نوٹس جاری کر دے، کیونکہ ہم نے لاہور سے آنا ہوتا ہے۔ اس درخواست پر جج صاحب نے کہا کہ نوٹس کر لیتے ہیں کل کے لیے، اور پھر تفتیشی افیسر ہے ان سے جواب لے لیتے ہیں۔ عدالت نے کل کے لیے نوٹس جاری کر دیے ہیں اور جو ہے سماعت جو ہے کل تک کے لیے ملتوی کر دی ہے، اور دونوں درخواستیں ابھی ان میں وارنٹ معطل کر دیں۔ درخواست گزار وکیل نے عدالت سے استدعا کی اور کہا کہ فلیگ شپ ریفرنس میں نیب نے اپیل واپس لے لی تھی اور العزیزیہ میں دیگر ملزمان بری ہو چکے ہیں، اور عدالت نے کل کے لیے تفتیشی افیسر کو نوٹس جاری کر دیا ہے۔ جی بہت شکریہ جہانگیر اسلم تفصیلات کے لیے۔ احتساب عدالت میں نواز شریف، آصف علی زرداری اور یوسف رضا گیلانی کے خلاف توشہ خانہ گاڑیوں کے کیس کی سماعت۔ پروسیکیوٹر عثمان مسعود نے کہا کہ تفتیشی افسر بتائے گا کہ توشہ خانہ گاڑیوں سے متعلق رپورٹ کیا ہے۔ عدالت سے استدعا ہے کہ تفتیشی افسر کو نوٹس کر دیں۔ عدالت نے 19 مارچ کو تفتیشی افسر کو طلب کر لیا ہے۔ اور کورنگی میں ڈکیتی مزاحمت پر طالب علم لاریب کے قتل کا مقدمہ درج کر لیا گیا ہے۔ افضل خان سے مزید تفصیلات لیں گے۔ جی افضل بتائیے گا۔ جی دیکھیے، لاریب کے قتل کا مقدمہ مقتول کے والد کی مدعیت میں کورنگی انڈسٹریل ایریا تھانے میں درج کر لیا گیا ہے۔ مقدمے میں قتل اور اقدام قتل کی دفعات شامل کی گئی ہیں۔ مقدمے کا جو متن ہے اس کے مطابق لاریب اپنے دوست عابد کے ساتھ گھر آ رہا تھا۔ موٹر سائیکل سوار 2 ملزمان نے لاریب اور اس کے دوست کو لوٹا۔ لاریب کے دوست سے 2000 روپے لیے اور لاریب سے اس کا پرس اور موبائل فون چھینا۔ لاریب نے مزاحمت کی تو ملزمان نے اس کے چہرے پر گولیاں مار دی، جس کے نتیجے میں وہ شدید زخمی ہوا اور اسپتال منتقلی کے دوران دم توڑ گیا۔ پولیس کا کہنا ہے کہ اس FIR کے درج ہونے کے بعد باضابطہ طور پر ملزمان کی گرفتاری کے لیے کوششیں کی جا رہی ہیں۔ بہت شکریہ افضل خان تفصیلات کے لیے۔ ہیڈ لائنز آپ نے جانی، یہاں پر آپ کو افسوسناک خبر دیں گے۔ نارتھ کراچی میں بچوں کے ساتھ خودسوزی کرنے والا عارف دم توڑ گیا۔ متوفی کے بھائی نے کہا ہے کہ خودسوزی سے متعلق کچھ نہیں کہہ سکتے۔ تفصیلات کیا ہے جانیں گے نذیر شاہ سے۔ جی نذیر بتائیے گا۔ بالکل، دیکھیں نارتھ کراچی میں بچوں سمیت باپ نے خود کو جلا دیا تھا اور خودسوزی کے بعد اس تمام چاروں کو اسپتال منتقل کیا گیا تھا، اور کچھ دیر قبل محمد عارف جو اسپتال میں زیر علاج تھا دم توڑ گیا ہے، اور متوفی کی لاش کو سول اسپتال بنکس روڈ سے اب صد خان منتقل کیا جا رہا ہے، اور اس کی نماز جنازہ نیو کراچی میں ادا کی جائے گی اور تدفین بھی قبرستان میں کی جائے گی۔ متوفی کے بھائی سے ہماری بات ہوئی ہے، اس کا یہ کہنا ہے کہ گھر میں بیوی سے لڑائی ہوئی تھی یا سالے سے، یہ اب گھر جائیں گے تو پتہ چلے گا۔ ان کا آبائی تعلق میرپور سے ہے، لیکن یہ نیو کراچی کے رہائشی تھے، اور ان کا یہی کہنا ہے محمد عارف کا کہ نیو کراچی میں یہ فروٹ کا ٹھیلا لگاتا تھا، جبکہ ان کے جتنے اور دیگر رشتہ دار بھی ہیں وہ فروٹ کا جو ٹھیلے وہ لگاتے ہیں، اور اس حوالے سے پولیس کی جانب سے بھی قانونی کارروائی کی جا رہی ہے۔ جی بہت شکریہ نذیر شاہ تفصیلات کے لیے۔ ایک اپڈیٹ بھی دیں کہ شیخ رشید کا نام ECL سے نکالنے کی درخواست پر ہوئی سماعت۔ بات کریں گے اپنے نمائندے بابر ملک سے۔ جی بابر آگاہ کیجیے۔ جی ہاں، لاہور ہائی کورٹ راولپنڈی بینچ کے جسٹس صداقت علی خان اور جسٹس مرزا وقاص رؤ پر مشتمل DB نے یہ سماعت کی ہے، اور آج سماعت کے موقع پر سیکرٹری داخلہ کو طلب کیا گیا تھا۔ سیکرٹری داخلہ
पेश नहीं हुए, जिस पर अदालत की जानिब से इज़हार बरमी भी किया गया है। और इस मौका पर शेख रशीद अहमद भी पेश हुए, उनके वकील सरदार अब्दुल राज़िक भी कमरा अदालत में मौजूद थे। अदालत की जानिब से मुकम्मल तफसीली रिपोर्ट तलब की गई है सेक्रेटरी दाखिला से कि वो दिन 2 बजे आज खुद ये रिपोर्ट लेके पेश हुए कि शेख रशीद का नाम अगर ECL में डाला और निकाल दिया गया तो उस अदालत को क्यों नहीं बताया गया। दूसरा, अदालत को यह भी बताया गया है कि शेख रशीद अहमद का नाम 190 मिलियन पाउंड स्कैंडल में की वजह से ECL में नैब की दरख्वास्त पर डाला गया था सेक्रेटरी वजारत दाखिला की जानिब से, और बाद में तहकीकात के बाद नाम निकाल भी दिया गया, लेकिन ECL में नाम मौजूद क्यों है, इस पर आज तफसीली रिपोर्ट मुकम्मल रिपोर्ट जो है सेक्रेटरी दाखिला से तलब की है अदालत आलिया ने। जी ठीक है, बाबर मलिक बहुत शुक्रिया अपडेट्स के लिए। में बैठे हुए हम हमेशा से सिर्फ ये सुनते थे कि जी यहाँ से पुराने वक्तों में ऊंट से सफर होता था और लोग जो है वो समंदर से जाते थे और बैतुल्ला की ज़ियारत करते थे, लेकिन अब हो ये रहा है कि रोड टू मक्का प्रोजेक्ट जो है शुरू करने के हवाले से सऊदी अरब का 12 रुकनी वफ्द जो है वो जिद्दा इंटरनेशनल एयरपोर्ट पहुंच चुका है। चलें, तो ये बड़ी जबरदस्त डेवलपमेंट है। बात कर लेते हैं हमारे नुमाइंदे सलाउद्दीन से। सलाउद्दीन, बताइएगा क्या इस तमाम तर जो वफ्द आया इनका स्केड्यूल क्या होगा? देखिए, बिल्कुल सदफ ये एक अहम पेशरफ्त है। कराची के जिन्ना इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर रोड टू मक्का प्रोजेक्ट मनसूबा शुरू करने से मुतालिक 12 रुकनी आला सतह का वफ्द सऊदी अरब से कराची पहुंचा है। सऊदी वफ्द को कराची एयरपोर्ट पर वफाकी सेक्रेटरी मजहबी उमूर और डायरेक्टर हज कराची ने उन्हें खुशामदीद किया था। रोड टू मक्का प्रोजेक्ट के तहत कराची एयरपोर्ट को शामिल करने के लिए सऊदी हुकाम जायजा लेंगे। यहाँ पे हज के दौरान पाकिस्तानी आजमीन जो है उनकी कराची एयरपोर्ट पर इमिग्रेशन की सहूलत का जायजा लिया जाएगा। सऊदी हुकाम रोड टू मक्का प्रोजेक्ट के तहत आजमीन की मतलब किस मरहले पे कहाँ का इमिग्रेशन होगी वो उनको सर्वे कराया जाएगा। FIA हुकाम भी उनको इस मंसूबे से मुतालिक ब्रीफिंग देंगे। रोड टू मक्का प्रोजेक्ट के तहत हज के दौरान कराची एयरपोर्ट पर आजमीन की जद्दा और मदीना जाने के लिए यहाँ सहूलत दी थी, उसे सहूलत दी जाएगी। उस वक्त सिर्फ इस्लामाबाद एयरपोर्ट पर रोड टू मक्का मंसूबा को शामिल किया गया था, अब कराची को भी शामिल किया जा रहा है। तो इस साल पूरी कोशिश है कि यहाँ से आजमीन की इमिग्रेशन यहीं से होकर इन्हें जद्दा और मदीना रवाना किया जाएगा। जी ठीक है, थैंक यू सो मच सलाउद्दीन हमें सारी सूरत हाल बताने के लिए। और जाहिर है इसमें टाइम तो लगेगा, लेकिन अगर ये हो जाए तो ये बहुत कुछ। मुल्क भर में मौसम सर्द और मतला जुज़वी तौर पर अबर आलूद रहेगा। महकमा मौसमियात के मुताबिक कश्मीर, गिलगित बल्तिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा के पहाड़ी इलाकों में बारिश और बर्फबारी हो सकती है। इस्लामाबाद और लाहौर में मौसम सर्द मतला अबर आलूद रहने की तवक्को है। कराची और कोयटा में मतला अबर आलूद और मौसम सर्द रहेगा। हालिया तूफानी बारिशों और समंदरी हवाओं से जीवानी में माहीगीर तकरीबन 400 कश्तियों से महरूम हो चुके हैं। 200 के लगभग कश्तियां समंदर में डूब गईं, जबकि इतनी ही तादाद में कश्तियां टूट फूट का शिकार हो चुकी हैं। इस वक्त हमारे नुमाइंदे अल्लाह बख्श फरोग जीवानी के साहिल पर मौजूद हैं। मजीद तफसीलात वो बताएंगे। में जो गुज़िश्ता दिनों जो बारिश आया था उसकी वजह से न सिर्फ पूरा डिस्ट्रिक्ट ग्वादर में तबाही मचाई है, बल्कि इसके साथ साथ यहाँ जीवनी में भी बहुत बड़ी तबाही आई है। हमारे यहाँ 200 से ज्यादा स्पीड बोर्ड ऐसे हैं जो टूट फूट के शिकार हो चुके हैं, उनके मलबे हमारे पीछे पड़े हुए हैं। और इसके अलावा मेरे ख्याल में 200 से ज्यादा ऐसे स्पीड बोर्ड हैं जो यहाँ से लापता हैं। जिला इंतजामिया की तरफ से या सूबाई हुकूमत की तरफ से जीवनी में कोई भी इमदाद नहीं आया है। यहाँ के शहरियों ने हुकूमत बलोचिस्तान से अपील की है कि वो उनकी तावन करें और ये इस नुकसान का अजाला करें। जी। और पाक बहरिया की गवादर और साहिली इलाकों में इमदादी कार्रवाइयाँ जारी हैं। लाइको रहमान से मज़ीद तफसीलात लेंगे। लाइक बताएगा इन इमदादी कार्रवाइयों के हवाले से। जी हमना पाक बहरिया की जानिब से बारिशों और सैलाब से मुतासर ग्वादर शहर और दीगर जो साहली कस्बे हैं वहाँ रिलीफ ऑपरेशन जारी है। सैलाब मुतासरीन में राशन, अद्वियात और गर्म कपड़ों की तकसीम की गई है। इसके अलावा जीवनी, गिंज, पशुकान और कपर में इमदादी सामान की तरसील भी की गई है। मुसल्लह अफवाज खसूसी इमदादी टीमों के जरिए सैलाब मुतासरीन के घरों और गलियों से पानी के मुकम्मल इखराज के लिए तमाम वसाइल पुरकार ला रही हैं और इंतजामिया के साथ शाना बशाना सैलाब मुतासरीन की हर मुमकिन इमदाद को यकीनी बनाया जा रहा है। जी हमना ठीक है, लाइकुर रहमान इस हवाले से हमें आगाह करे थे, आपका बहुत शुक्रिया। और गवादर ही में पाक फौज की जानिब से भी रेस्क्यू और रिलीफ ऑपरेशन जारी है। पाक फौज की जानिब से आवाम के लिए फराहम की जाने वाली इमदाद में 5 टन राशन के 3281 इमदादी पैकेज जबकि 1.2 मिलियन रुपए की अद्वियात शामिल है। गवादर, सरबंदन और जीवनी में
पाक फौज की जानिब से राशन की तकसीम जारी है। पाक फौज की जानिब से अब तक 1470 से जायद खानदानों में 25 टन राशन तकसीम किया जा चुका है। पाकिस्तान आर्मी की जानिब से 17 फ्लड रिलीफ मेडिकल कैंप और 15 मोबाइल मेडिकल कैंप कायम किए गए हैं। चमन और गिरदोनवाह में यकबस्ता हवाओं के साथ बारिश, जबकि कोजिक टॉप, ख्वाजा इमरान और दोबंदी में बर्फबारी का सिलसिला जारी है, जिससे सर्दी की शिद्दत में इजाफा हो गया है। मजीद बता रहे हैं हमारे नुमाइंदे अख्तर गुलफाम। जी, चमन शहर और इसके गिरदोनवाह में यकबस्ता हवाओं के साथ जो है बारिश का सिलसिला रात गए से जो है वो जारी है, जिसके बाद सर्दी की शिद्दत में इजाफा हो गया है। कोजिक टॉप, ख्वाजा इमरान, जाड़ाबंद, शीलाबाग और दोबंदी के पहाड़ी सिलसिलों पर जो है वो बर्फबारी का सिलसिला रात गए से जारी है। बहुत अच्छी तरीके से बारिश और बर्फबारी का सिलसिला शुरू है, जिससे ये माल मवेशी वाले लोग और आम लोग बहुत खुशी का इजहार कर रहा है। चमन समेत शुमाली बलूचिस्तान के इन इलाकों में आइंदा 24 घंटों तक वक्फे से मैदानी इलाकों में बारिश, जबकि पहाड़ी सिलसिलों पर जो है वो बर्फबारी का इम्कान जाहिर किया गया है। जी, और कराची की बात करें तो आज गर्द आलूद हवाएं चलने का इम्कान है। महकमा मौसमियात के मुताबिक शहर में चंद रोज तक हल्की सर्दी का सिलसिला बरकरार रहेगा। मौसम का मजीद अहवाल बता रहे हैं आसिफ खान। जी बिल्कुल, कराची में हल्की सर्द हवाओं का सिलसिला जारी है। महकमा मौसमियात के मुताबिक सर्दी का ये सिलसिला मजीद कुछ रोज तक बरकरार रहेगा, जबकि आज शहर कराची के अंदर गर्द आलूद हवाएं चलने का इम्कान है। मामूल से तेज हवाएं चलेंगी, जिनकी रफ्तार 30 से 35 किलोमीटर फी घंटा होगी। इस वक्त शहर का मौजूदा दर्जा हरारत 15 डिग्री सेंटीग्रेड है। इस वक्त जो हवा चल रही है वो 8 किलोमीटर फी घंटे की रफ्तार से चल रही है। कराची में बारिश का कोई इम्कान नहीं है। महकमा मौसमियात के मुताबिक चंद रोज कबल कराची में जो बारिश हुई थी, बलूचिस्तान से आने वाला सिस्टम था जो शहर में दाखिल हुआ था, कोयटा की हवाएं कराची में चल रही थी और अब उन हवाओं की रफ्तार में कमी वाक़ई हुई है। सर्दी की शिद्दत में कुछ हद तक कमी वाक़ई हुई है, लेकिन सर्दी का जो ये सिलसिला है ये मजीद कुछ रोज तक बरकरार रहेगा।